क्लासिक बदले हुए वारिस वाले ड्रामे बहुत देख चुका हूं। इसलिए इस अमीर परिवार में वापस आने के बाद सबसे पहला काम मैंने यही किया। मैं उन चारों बहनों की तरफ मुड़ा जो नकली वारिस लियम को बचाने में लगी हुई थीं, और साफ कह दिया, अगर तुम लोग मुझे अपना भाई नहीं मानना चाहती तो मुझे भी तुम्हें अपनी बहनें मानने का कोई शौक नहीं। अगर तुम्हारे लिए सिर्फ लियम ही भाई है तो फिर वही तुम्हारा भाई है। उसे रखना है तो रखो, बस मेरे रास्ते से दूर रहना। चारों स्टर्लिंग बेटियों के चेहरे सफेद पड़ गए। विक्टर और क्लारा दोनों घबरा गए। उनके चेहरों पर दुख और बेचैनी साफ दिख रही थी। मैंने क्लारा के चेहरे पर चोट जैसा दर्द देखा, फिर हल्की सांस लेकर कहा, मॉम, डैड, आप लोग इस बात को दिल पर मत लीजिए। मैं अपनी मर्जी से वापस आया हूं, और मैं सच में आप दोनों को अपने माँ बाप मानता हूं, लेकिन सिर्फ आप दोनों को। मुझे उन लोगों को खुश करने में कोई दिलचस्पी नहीं जो मुझे अपनाना ही नहीं चाहते। आखिर मैं ग्रिम हेवन का युवा मालिक हूं। लोग मेरे पास आते हैं, मैं किसी के पीछे नहीं जाता। मैं कब से अपनी इज्जत निगलकर किसी की मंजूरी मांगने लगा। डेमन के शरीर में आने का मतलब था कि अब मैं उसकी किस्मत भी जी रहा था। मैं साफ देख सकता था कि विक्टर और क्लारा सच में दिल से मुझे चाहते हैं। इसलिए मैं भी उन्हें वही इज्जत और प्यार दूंगा जो असली माँ बाप डिजर्व करते हैं। बाकी लोगों की बात रही तो देखा जाएगा। तभी अचानक किसी के रोने की आवाज ने खामोशी तोड़ दी। टेबल पर बैठे सभी लोग मुड़कर देखने लगे। लियम वहां बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज कांप रही थी। मॉम, डैड, सिस्टर्स, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मेरी गलती है। डेमन, प्लीज बहनों को दोष मत दो। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मैंने उसे बिना किसी नरमी के रोक दिया। बस करो, ये नाटक बंद करो। मेरे पास इस ड्रामे के लिए न वक्त है, न सब्र। तुम असल में चाहते क्या हो? ठीक है, मैं चला जाता हूं। तुम सब अपनी खुशहाल छोटी फैमिली में वापस रहो। ये कहते हुए मैं उठने लगा। लियम का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। वो पूरी तरह बोलती बंद हो चुका था। डेमन, तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारा घर है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? क्लारा ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी। वो डर गई थी कि कहीं एक गलत पल में मैं सच में घर छोड़कर न चला जाऊं। ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। इस घर में किसी को भी तुम्हारे खिलाफ बोलने का हक नहीं। उसने अपनी बेटियों की तरफ सख्त नजर से देखा। विक्टर ने भी उन्हें उसी तरह देखा। बिल्कुल सही, डेमन, ये हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। अगर यहां किसी को तुमसे प्रॉब्लम है तो वो खुद बाहर जा सकता है। आज से तुम वही करोगे जो तुम्हारे लिए सही होगा। मैं देखना चाहता हूं कौन इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत करता है। उनका ये रुख मुझे पसंद आया। कम से कम ये दोनों जानते थे कि उनका असली साथ किसके साथ होना चाहिए। अगर ये लोग अपनी प्रायोरिटी साफ न रख पाते, अगर ये अपने ही खून के बदले अडॉप्टेड बेटे का साथ देते, तो मेरा रवैया इनके साथ बहुत ठंडा हो जाता। लियम एक साथ शर्मिंदा, दुखी और बेचारा महसूस कर रहा था। वो गायब होना चाहता था, लेकिन सच में उठकर जाने की हिम्मत नहीं थी। अब वो स्टर्लिंग फैमिली का असली युवा वारिस नहीं था। वो बस किसी और के घर में रहने वाला एक एहसान पर पलने वाला लड़का था। और यही सोच उसे और अंदर से तोड़ रही थी। क्लारा ने लियम की तरफ देखा और नरमी से कहा, लियम, रोना बंद करो। हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। डेमन, डेमन है, और तुम हो। तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई नहीं है। बस शांत हो जाओ और घर में रहो। लियम अब भी रोता रहा। मुझे बस बहुत बुरा लग रहा है कि डेमन ने इतना सब झेला। मैंने खाने का एक निवाला लिया, फिर रुक गया। तुम्हारा हो गया। तुम कहते हो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन तुमने स्टर्लिंग हाउस छोड़ने की कोई कोशिश नहीं की। जब तुमने यहीं रहने का फैसला कर लिया है तो ये घायल बनने वाला नाटक बंद करो। इसे देखना सच में अच्छा नहीं लगता। और एक बात साफ सुन लो, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। आज से मुझे मेरे नाम से बुलाना। मैं साफ समझ रहा था कि लियम क्या कर रहा है। वो खुद को बेचारा दिखा रहा था ताकि सब लोग उस पर तरस खाएं और उसकी तरफ हो जाएं। इतनी सस्ती चालें मेरे वक्त के लायक नहीं थी। अगर उसे नाटक करना है तो करता रहे, लेकिन अगर उसे रुकना नहीं आता और वो अपनी किस्मत ज्यादा आजमाएगा तो फिर आगे जो होगा उसके लिए मुझे दोष न दे। विक्टर और क्लारा की वजह से भी नहीं। लियम का चेहरा ऐसे जम गया जैसे सबके सामने किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। उसका चेहरा कभी सफेद पड़ता, कभी लाल हो जाता। वो अंदर से गुस्से में जल रहा था, लेकिन सबके सामने कुछ कर नहीं सकता था। पूरी फैमिली के सामने इतनी साफ बात सुनने के बाद उसके लिए बेचारे वाला नाटक जारी रखना भी बहुत ऑब्वियस हो जाता। चारों बहनों में एला सबसे छोटी थी और सबसे ज्यादा गर्म दिमाग वाली भी। वो तुरंत लियम की तरफ से बोलने वाली थी, लेकिन सेरेना ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। सेरेना ने टेबल के उस पार से मुझे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कुछ बदल गया था, जिज्ञासा भी थी और परख भी। ये छोटा भाई सच में कुछ अलग है। घर वापस आने पर स्वागत है। मॉम और डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अब और हमेशा तुम्हारा घर है। तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। तुम्हें किसी और की फीलिंग्स की चिंता करने की जरूरत नहीं। आज गलती हमारी थी। हमें लगा था कि तुम और डैड इतनी जल्दी वापस नहीं आओगे, इसलिए हम सब बाहर चले गए। प्लीज इसे गलत मत समझना। हम सच में खुश हैं कि तुम वापस आ गए। मैंने बस उसे हल्का सा देखा, कुछ कहा नहीं। अपनी बड़ी बेटी को बोलते देखकर विक्टर का चेहरा थोड़ा शांत हुआ। उसने नौकरों को इशारा किया कि अगला खाना लाया जाए। रसोई को आज रात पूरा खाना बनाने के लिए कहा गया था। हर तरह की डिश तैयार थी, क्योंकि अभी किसी को पता नहीं था कि मुझे क्या पसंद है। वैसे डैड,
डेमन कहाँ बड़ा हुआ? जिन लोगों ने उसे पाला, उनका क्या? आगे उस तरफ की चीजें कैसे संभालेंगे? सेरेना ने यह बात ऐसे पूछी जैसे अचानक उसके दिमाग में आई हो। फिर उसने विक्टर का चेहरा बदलते देखा। उसके मन में शक उठा। डैड, आप चुप क्यों हैं? क्या कोई ऐसी बात है जो आप कहना नहीं चाहते? अब हम सब फैमिली हैं। डेमन से जुड़ी बात हम सबसे जुड़ी है। हमसे छुपाने की जरूरत नहीं। लगता था यह खाना शांति से खत्म नहीं होने वाला। मैंने कहा, अगर जानना है तो सीधे मुझसे पूछो। मैंने नैपकिन उठाया, अपने होंठ के किनारे को साफ किया और बोलना शुरू किया। मुझे बचपन में एक बूढ़े दाऊ गुरु ने अपना लिया था। मैं एक पुराने, टूटे हुए मंदिर में बड़ा हुआ। वो मंदिर एक दूर पहाड़ पर था। हालत गरीब थी। मुश्किल से कोई वहां आता था। मेरे गुरु और मैं बैली अपना पेट भर पाते थे। मैं कभी असली स्कूल नहीं गया। मेरे गुरु ने ही मुझे मंदिर में पढ़ना लिखना सिखाया। बचपन में मैं बहुत कम पहाड़ से नीचे उतरा। मेरे गुरु 3 महीने पहले बुढ़ापे की वजह से गुजर गए। उसके बाद मैं मंदिर में अकेला था, जब तक हाल ही में डैड ने मुझे ढूंढा और घर ले आए। मैं थोड़ी देर रुका, फिर कहा, मंदिर अब बंद है। उसे चलाने वाला कोई नहीं बचा। हाँ, अगर कभी वापस जाना चाहूं तो जा सकता हूं। मैं अकेले मैनेज कर लूंगा। मैंने अपना पूरा पास्ट कुछ ही बातों में बता दिया। मेरी आवाज शांत थी। ना शिकायत, ना आंसू, ना किस्मत को दोष देने वाली कोई बात। लेकिन क्लारा और विक्टर सुनते सुनते टूट गए। दोनों की आंखें भर आईं। चारों बहनें भी हैरान रह गईं। उन पर एक साथ कई इमोशंस आ गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका असली भाई ऐसी जिंदगी जी रहा था। उसे तो स्टर्लिंग फैमिली का प्यारा वारिस होना चाहिए था, जिसे हर कोई प्यार करता, जिसे सब बिगाड़ते, जिसकी हर बात मानी जाती। एला तक को गिल्ट महसूस हुआ। उसे समझ आ गया कि उसका पहले वाला रवैया गलत था। लियम ने यह सब देखा और उसके अंदर खतरे की घंटी बज गई। उसने मन ही मन तय कर लिया कि मैं चालाक और मैनिपुलेटिव हूं। उसे लगा मैंने ये सब सिंपैथी लेने के लिए कहा है। उसका मन फिर से माफी मांगने का हुआ, लेकिन उसे याद आ गया कि मैंने उसे अभी कैसे चुप कराया था। वो बात वापस निकल गया। फिर उसने अपने हिसाब से स्मार्ट तरीका चुना। डेमन, अब तुम घर आ गए हो। अब सब धीरे धीरे अच्छा ही होगा। तुम अभी सब चीजों के आदी हो रहे हो। अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए या किसी चीज में हेल्प चाहिए हो तो कभी भी मेरे पास आ जाना। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी हेल्प करने की। और अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हें सिटी घुमा सकता हूं, ताकि तुम्हें यहाँ की चीजें समझ आ जाएं। मैं उसकी चाल साफ समझ गया। मैंने सीधा कहा, ठीक है, शुक्रिया। क्लारा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में गहरा गिल्ट था। मैंने कहा, मॉम, मैं ठीक हूं। मेरे गुरु और मैं साथ में खुश थे। हाँ, हालत मुश्किल थी, लेकिन मंदिर शांत था। मेरे गुरु मुझे बहुत प्यार करते थे। सब कुछ मिलाकर मेरा बचपन अच्छा था। जो मैंने कहा वो पूरी तरह झूठ भी नहीं था। असली डेमन सच में उन सालों में खुश था। मंदिर की मुश्किल जिंदगी के बावजूद उसके गुरु ने उसे पूरे दिल से प्यार किया था। जो थोड़ा था उसमें से बेस्ट उसे दिया था। मंदिर में लगभग कोई नहीं आता था। उसके आसपास की दुनिया बहुत सिंपल थी। वो हर दिन बिना बोझ के जीता था। जब बचपन में अकेलापन महसूस होता तो वो पीछे वाले पहाड़ पर जाकर जानवरों के साथ खेलता। अकेला होकर भी वो खुश रहता था। दुनिया की कोई चिंता नहीं थी। डेमन ने कभी कहा था कि उसे कभी नहीं लगा कि वो दुख झेल रहा है। असली दर्द तब शुरू हुआ जब उसके गुरु बहुत बीमार पड़े और कुछ भी किया नहीं जा सकता था। गुरु ही इस दुनिया में उसका सब कुछ थे, उसके फीलिंग्स और बिलीव्स का एकमात्र सहारा। ये पहली बार था जब उसने हमेशा के लिए किसी को खोने का दुख महसूस किया। गुरु के जाने के बाद वो मंदिर में अकेला रह गया। बात करने वाला कोई नहीं था। हर दिन खामोशी में गुजरता था। विक्टर के उसे ढूंढने से 2 हफ्ते पहले डेमन पीछे वाले पहाड़ पर लकड़ी लेने गया था। वो फिसला और चट्टान से गिर गया। उस सुनसान पहाड़ पर किसी ने उसे गिरते नहीं देखा। वो बिना आवाज, बिना गवाह के मर गया। उसकी आत्मा ग्रिम हेवन पहुंची। ठीक उसी समय जब मैं शहर के काम संभालने वापस आया था। जब मैंने डेमन की आत्मा देखी तो उसकी किस्मत में कुछ अलग ही दिखाई दिया। उसके जन्म और चेहरे की रेखाओं के हिसाब से उसे बहुत अमीर और आराम वाली जिंदगी मिलनी थी। बहुत अच्छी किस्मत, लंबी उम्र और रेयर फॉर्चून। ऐसी किस्मत यूजुअली कई जन्मों के अच्छे कर्मों से मिलती है। और फिर भी वो ग्रिम हेवन में था। इसका सिर्फ एक मतलब था, वो गलत मौत मरा था। उसकी जो जिंदगी असल में उसकी थी, किसी और ने उसे बीच में काट दिया था। उसी समय ग्रिम हेवन भी एक बड़ी ट्रबल में था। मुझे खुद मॉर्टल वर्ल्ड में आना जरूरी था। इसलिए मैंने डेमन की आत्मा से बात की और एक फेयर डील की। मैं मॉर्टल वर्ल्ड में उसकी आइडेंटिटी बोरो करूंगा और अपना काम संभालूंगा। हम दोनों को वही मिलेगा जो हमें चाहिए। और इसी तरह मैं यहां आया, स्टर्लिंग हाउस में ये सब जीते हुए। वैसे भी अगर मैं ये सब उन्हें बताता तो कोई बिलीव नहीं करता, स्पेशली विक्टर और क्लारा। जो मैंने अभी कहा था
उसे सुनकर वो और ज्यादा कन्विंस्ड हो गए कि मैं थॉटफुल और काइंड हार्टेड बच्चा हूं। उन्हें लगा मैंने ये सब सिर्फ उन्हें बेटर फील कराने के लिए कहा। दोनों अंदर ही अंदर दुख में डूब गए। उनका बेटा प्रिविलेज वाली जिंदगी के लिए पैदा हुआ था, लेकिन 10 साल से ज्यादा उनसे दूर रहा। ऐसी मुश्किलें झेलता रहा जो उसे कभी झेलनी ही नहीं चाहिए थीं। उन्होंने चुपचाप ठान लिया कि वो मुझे 10 गुना ज्यादा प्यार देंगे। टेबल का माहौल भारी हो गया। हर कोई अपने अपने थॉट्स में खो गया। चारों स्टर्लिंग बहनें भी चुप हो गईं, सिर नीचे करके खाती रहीं। अब कोई ट्रबल नहीं। विक्टर और क्लारा का पूरा ध्यान मुझ पर था। थोड़ी थोड़ी देर में पूछते, डेमन, कौन सी डिश पसंद आई? क्या मॉम तुम्हें सूप दे? लियम पास बैठा था। वो अपना उदास होना छुपा नहीं पा रहा था। एला कई बार उसकी तरफ से कुछ बोलना चाहती, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर आती, उसे मेरी बात याद आ जाती और वर्ड्स उसके गले में ही रुक जाते। मैं बस खाने पर ध्यान दे रहा था, लेकिन स्टर्लिंग फैमिली के लिए यह सीन कुछ और ही बन गया। क्लारा मुझे भरी आंखों से देख रही थी। उसके दिल में इतना प्यार था कि उसे दर्द हो रहा था। मुझे देखकर वो सोच रही थी, इस बच्चे को शायद कभी ऐसा खाना नसीब नहीं हुआ होगा। दूर पहाड़ पर पुराने मंदिर में रहना, हालात खुद बता देते हैं। हर दिन पेट भरना ही बड़ी बात रही होगी। अच्छा खाना तो उसकी जिंदगी में कभी रहा ही नहीं होगा। क्लारा ने मन ही मन फैसला किया, अब से वो हर दिन मेरे लिए कुछ नया और स्वादिष्ट बनाएगी। खाने के बाद सारे बच्चे ओबीडियंटली लिविंग रूम में बैठ गए। विक्टर ने इसे अभी अभी घर लौटे बेटे के साथ बॉन्डिंग टाइम कहा। मैं लिविंग रूम के बीच रखे बड़े लेदर सोफा पर आराम से बैठ गया। मेरी नज़र सामने लगे बड़े फ्लैट स्क्रीन टीवी पर टिक गई। मैं पूरी तरह उसमें खो गया। क्लारा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, डेमन, तुम्हें सच में टीवी देखना इतना पसंद है? मेरी आंखें स्क्रीन पर ही थीं। मैंने जोर से सिर हिलाया। ये टीवी सच में कमाल की चीज है। स्टेज पर होने वाली किसी भी परफॉर्मेंस से ज्यादा मजेदार। बहुत लंबा समय हो गया जब मैं आखिरी बार मॉर्टल वर्ल्ड में आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दुनिया इतनी बदल चुकी होगी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई गांव का आदमी पहली बार शहर आया हो। क्लारा मुझे देखकर फिर से भावुक हो गई। उसका पुअर बॉय इतना बड़ा हो गया, लेकिन उसने कभी प्रॉपरली टीवी तक नहीं देखा। जब वो थॉट्स में खोई हुई थी, प्रोग्राम में एडीज आ गए। क्लारा ने तुरंत रिमोट उठाया। डेमन, मॉम तुम्हारे लिए कुछ और लगाती है। जो ड्रामा तुम देख रहे थे वो आज रात के लिए खत्म हो गया। चलो दूसरा चैनल लगाते हैं, और भी बहुत अच्छी चीजें आ रही होंगी। मैंने अच्छे बच्चे की तरह सिर हिला दिया। क्लारा ने चैनल बदला और एक फैमिली ड्रामा लग गया। फिर उसने रिमोट नीचे रख दिया। लेकिन कुछ ही पल बाद पूरे रूम में अजीब सी खामोशी छा गई। लियम पास बैठा था। उसका गोरा नर्म चेहरा लाल पड़ गया। उसकी आंखों में शर्म और बेइज्जती की आग छुपी हुई थी। टाइमिंग भी क्या थी। जो ड्रामा अब चल रहा था वो बदले हुए वारिस की कहानी थी। दो बच्चे जन्म के समय गलती से बदल गए थे, और आज का एपिसोड वही था जहां असली वारिस आखिर मिल जाता है। क्लारा स्क्रीन को घूरती रह गई। कहानी बिल्कुल उनकी अपनी सिचुएशन जैसी लग रही थी। ऑकवर्डनेस बहुत ज्यादा थी। असली बेटा घर लाया जाता है, लेकिन एडॉप्टेड बेटा भी घर में रहता है। माँ बाप उसे भेजते नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा संभालते हैं। एडॉप्टेड बेटे को ट्रेजर की तरह रखते हैं और असली बेटे को बाद की चीज बना देते हैं। लिविंग रूम में एक भारी, बिना शब्दों वाली ऑकवर्डनेस फैल गई, और मैंने इसी वक्त जोर से कमेंट किया, अजीब है ना, कोई अपने असली खून से ज्यादा एडॉप्टेड बच्चे को कैसे इंपॉर्टेंस दे सकता है? हाँ, सालों का साथ अटैचमेंट बना देता है, ये इंसानी बात है, लेकिन उसके लिए अपने ही बच्चे को सफर करवाना सही नहीं। मैं बार बार सिर हिलाता रहा, जैसे सच में समझ नहीं पा रहा। विक्टर और क्लारा दोनों समझ गए कि शायद मैं किसी पर तंज कर रहा हूं, लेकिन वो प्रूव नहीं कर सकते थे। आखिर उन्होंने लियम को घर से नहीं निकाला था, और उन्होंने मुझे भी इग्नोर नहीं किया था, न मुझे ठंडा ट्रीट किया था। सच तो यह था कि वो लियम को जाने नहीं दे सकते थे। 10 साल से ज्यादा उसे पालने का रिश्ता एक रात में खत्म नहीं होता, लेकिन उन्हें पता था कि लाइन कहाँ खींचनी है। लियम से चाहे जितना प्यार हो, वो मेरे हक की कीमत पर नहीं होगा। इसलिए उन्होंने खुद को समझाया कि मैं बस ड्रामा पर बात कर रहा हूं, और अगर तंज है भी तो बहनों पर है, उन पर नहीं। विक्टर और क्लारा ने अपने दिल की बेचैनी को दबाया। उन्होंने कभी लियम को अलग भेजने पर सोचा था। वो लगभग बड़ा हो चुका था। वे उसके लिए अलग घर खरीद सकते थे, हर महीने पैसे भेज सकते थे, उसे यूनिवर्सिटी पढ़ा सकते थे। लेकिन बेटियों ने बहुत विरोध किया। उन्होंने माँ बाप से कहा कि ऐसा ना करें, और क्योंकि विक्टर और क्लारा खुद भी सॉफ्ट हार्टेड थे, लियम वहीं रह गया। ये सोचकर विक्टर ने अपनी बेटियों की तरफ सख्त नजर से देखा। लियम अब और नहीं सह पाया। उसने अपना चेहरा ढक लिया, रोना रोका, और ऊपर भाग गया। मैंने उसे जाते देखा। चेहरा बिल्कुल खाली था। अब इसे क्या हो गया? एला का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। उसने कुछ कहने से खुद को रोका। क्लारा ने जबरदस्ती मुस्कान दी। कुछ नहीं, शायद लियम को एडजस्ट करने के लिए टाइम चाहिए। मैंने हल्का सा माथा सिकोड़ा। तो अगर मैं यहां रहूंगा तो क्या वो रोज रोएगा? ये तो काफी थकाने वाला होगा। क्लारा बिल्कुल चुप हो गई। उसके ऊपर थकान की लहर सी आ गई। एला फाइनली फट पड़ी। तुमने ये जानबूझकर किया था। मैं तुरंत दूसरी तरफ देखने लगा, पूरी मासूमियत के साथ। क्या जानबूझकर? एला दांत भींचकर मुझे घूरने लगी। तुम अभी जानबूझकर लियम को हर्ट कर रहे थे, है ना?
मॉम और डैड पहले ही कह चुके हैं कि वो तुम्हें कॉम्पेंसेट करेंगे। तुम्हें और क्या चाहिए? क्या लियम चला जाए तभी तुम खुश होगे? अब बात साफ हो चुकी थी। मैंने रिमोट टेबल पर रखा और खड़ा हो गया। मैंने एला को ठंडी नजर से देखा। तो तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें अपने प्यारे लियम के लिए मुझे हटाना है? लगता है मैं अपने ही घर में मुंह भी नहीं खोल सकता, क्योंकि नकली वारिस की फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी। मैं मुड़ा और वहां से चल दिया। लिविंग रूम में मौत जैसी खामोशी छा गई। विक्टर की आवाज तुरंत तेज हो गई। मैं तुम सबको वार्निंग दे रहा हूं। अगर मैंने डेमन के साथ फिर ऐसा एटीट्यूड देखा तो मैं तुम सबको घर से निकाल दूंगा। उसका चेहरा बहुत सख्त हो गया। तुम्हें समझना होगा, डेमन तुम्हारा भाई है, तुम्हारा खून का भाई, उसी मां से जन्मा। इस पूरी बदली हुई आइडेंटिटी की कहानी में लियम से कहीं ज्यादा विक्टिम डेमन है। तुम लोग लियम की मिसट्रीटमेंट की इतनी चिंता करती हो। क्या कभी सोचा तुम्हारे अपने भाई ने इतने साल कितना सफर किया? स्टर्लिंग फैमिली लियम को सपोर्ट करती रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसे कभी डेमन से ऊपर नहीं रखा जाएगा। उसकी नजर एला पर पड़ी। चेहरा और गहरा हो गया। मुझे पता है तुम और लियम एज में क्लोज हो, हमेशा क्लोज रहे हो। मैं समझता हूं कि तुम उसे डिफेंड क्यों करती हो, लेकिन यह बात साफ समझ लो, डेमन ने कुछ गलत नहीं किया और वो तुम में से किसी का भी कर्जदार नहीं है। मैं ये बात एक बार कह रहा हूं, जो भी डेमन को फिर हर्ट करेगा उसे मुझे जवाब देना होगा। एला के होंठ हल्के से हिले। ये बात साफ उसी पर थी। सेरेना बोली, डैड चिंता मत कीजिए, हमें पता है कैसे बिहेव करना है। फिर उसने दिन की बात फिर समझाई। हमें लगा था आप इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे, इसीलिए हम लियम की कंपटीशन देखने चले गए थे। अगर हमें पता होता कि आप जल्दी आ जाएंगे तो हम कभी नहीं जाते। लिली और ग्रेस दोनों ने सिर हिलाया। दोनों जुड़वा थीं। विक्टर और क्लारा सख्त चेहरों के साथ ऊपर चले गए। चारों बहनें लिविंग रूम में खड़ी एक दूसरे को देखती रह गईं। लिली ने धीरे से कहा, सेरेना, तुम्हें नहीं लगता हमारा ब्रदर थोड़ा अलग है? उसकी पर्सनालिटी सच में अलग है। सेरेना ने शाम की सारी बातें अपने दिमाग में दोहराईं, फिर धीरे से सिर हिलाया। वो ऐसा इंसान है जो नुकसान सहकर चुप रहने वालों में से नहीं। उसकी जुबान बहुत तेज है, किसी को भी काट कर रख सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो जानबूझकर ऐसा करता है। वो किसी को डिलिबरेटली प्रोवोक नहीं कर रहा। वो बस जो मन में आता है वही कह देता है, बिना फिल्टर के। थोड़ा ज्यादा सीधा है। फिर उसने लियम के आज रात वाले बिहेवियर के बारे में सोचा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। लियम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया है। अगर वो ऐसे ही सोचता रहा और अपना दिमाग ठीक नहीं किया तो खुद को ही हर्ट करेगा। डैड ने सही कहा। हमने उसके साथ कितने भी साल बिताए हों, रिश्ता कितना भी गहरा हो, हम उसे अपने असली भाई से ऊपर नहीं रख सकते। उसकी सोच बदलनी होगी। सेरेना ने एला की तरफ देखा। तुम लियम के सबसे करीब हो, एज में भी और बॉन्ड में भी। उससे बात करो, उसे ओवरथिंक करने से रोको। डेमन वापस आया है, मॉम और डैड उसे प्यार देंगे, ये नेचुरल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लियम से प्यार करना बंद कर देंगे। वो अब भी उनका बेटा है। एला छोटी और इम्पल्सिव थी, लेकिन बेवकूफ नहीं थी। उसने मजबूती से सिर हिलाया। मैं समझ गई। सेरेना का चेहरा और गंभीर हो गया। और एक बात, आगे से डेमन के साथ अच्छे से पेश आना, मुझे खुद तुमसे डील करने पर मजबूर मत करना। ये कहकर सेरेना उठी और अपने रूम में चली गई। लिली और ग्रेस ने एक दूसरे को देखा और उसके पीछे चली गईं। एला गुस्से से जल रही थी। ये क्या है? हम सब ने सेम चीज की, फिर पूरी गलती मेरी कैसे हो गई? नीचे क्या हो रहा था मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। मैं अपने रूम में गया और दरवाजा बंद कर दिया। रूम विक्टर और क्लारा ने बहुत ध्यान से तैयार करवाया था। हर चीज सोच समझ कर रखी गई थी। डिजाइन, फर्नीचर, सब एक यंग मैन की टेस्ट जैसा था। शुक्र है वहां पिंक कलर नहीं था। पिंक रूम होता तो मैं पूरी रात सो नहीं पाता। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे हवा में कुछ अजीब महसूस हुआ। मैंने एक हाथ उठाया और कमरे के चारों तरफ प्रोटेक्शन सील लगा दी। किसी को कुछ अनयूजुअल नोटिस करने की जरूरत नहीं थी। फिर अचानक हवा से काले कपड़े और मास्क पहने एक आदमी कमरे में दिखाई दिया। वो मेरे पास आया और एक घुटने पर बैठ गया। योर हाइनेस। मैंने उसे देखा। माथा सिकुड़ गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? जैसे ही मैंने पूछा, एक बुरा एहसास दिल में बैठ गया। और सच में वैसा ही था। महारानी ने मुझे मैसेज देने भेजा है। वो ग्रिम हेवन वापस आ गई हैं। क्या वो 6th हॉल में नहीं थी? कितना समय हो गया था जब वो लास्ट टाइम ग्रिम हेवन आई थी। मैं अभी अभी मॉर्टल वर्ल्ड में आया था और वो पहले ही वापस आ गई। मैं तो सोच रहा था कि सिस्टर अलोरा अभी दूर होंगी और मैं चुपचाप निकल जाऊंगा, लेकिन किस्मत के अपने प्लान्स थे। मैं मुश्किल से निकला ही था और वो वापस लौट आई। उनकी वार्निंग्स मेरे दिमाग में घूम गईं। मेरी आंखों में गिल्ट की हल्की झलक आई। उन्होंने बार बार कहा था, परमिशन के बिना कभी मॉर्टल वर्ल्ड मत जाना और सिटी से जुड़ा कोई भी मैटर पहले मुझसे डिस्कस करना। लेकिन मेरी मुलाकात डेमन की आत्मा से हो गई। टाइमिंग परफेक्ट लगी, इसलिए मैंने सोचा कि जब वो दूर हैं तभी सब काम निपटा लूं। एलोरा के स्वभाव को देखते हुए मुझे डांट पड़ना पक्का था। आदमी ने फिर कहा, योर हाइनेस, महारानी ग्रिम हेवन लौट आई हैं। जब उन्हें पता चला कि आप बिना परमिशन मॉर्टल वर्ल्ड आ गए हैं, वो बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने मुझे आपको मैसेज देने भेजा है। वो उठा और मैसेज पेश करने का इशारा किया। हवा में हल्की रोशनी चमकी। एक एनवलॉप अचानक दिखाई दिया,
फिर एनवेलॉप धीरे धीरे गायब हो गया। हवा में एक लाइन साफ चमकने लगी, फिर धीरे से मिट गई। मोमेंट छोटा था, लेकिन मैंने हर वर्ड देख लिया। उसमें लिखा था, मैं जल्द आ रही हूं। अच्छा, अब प्रॉब्लम है। अलोरा मॉर्टल वर्ल्ड आ रही हैं। ये अच्छा नहीं हो सकता। मास्क्ड आदमी की आवाज बिल्कुल सीधी थी। योर हाइनेस, महारानी के फैसले कोई नहीं बदलता। मतलब, सपने देखना बंद कीजिए और तैयारी शुरू कीजिए। मैं चुप हो गया। वो आदमी जितनी जल्दी आया था, उतनी ही जल्दी गायब हो गया। मैं ऐसे ढीला पड़ गया जैसे हवा निकला हुआ गुब्बारा। अगर अलोरा आ रही हैं, तो कैसे आएंगी? अगर वो महारानी के रूप में आईं, तो ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगी। इस थॉट से मेरे अंदर थोड़ी उम्मीद लौटी। जहां तक बाद में मेरा हिसाब करने की बात है, मैंने ये सब ग्रिम हेवन के लिए ही किया है। शायद वो ये बात समझेंगी और मुझ पर थोड़ा नरम रहेंगी। अगली सुबह जब स्टर्लिंग फैमिली नीचे आई, तो उन्होंने मुझे लिविंग रूम में टीवी देखते पाया। हर कोई वहीं रुक गया। सबने वॉल क्लॉक की तरफ देखा। चारों तरफ खामोशी फैल गई। सुबह के बस 6 बजे थे। पीछे की आवाज से मेरी तंद्रा टूटी। मैंने मुड़कर उन्हें देखा। गुड मॉर्निंग, मैंने कैजुअली कहा, फिर तुरंत स्क्रीन की तरफ वापस देखने लगा। मैं इतना खोया हुआ था, जैसे एक सेकंड भी वेस्ट करना गुनाह हो। क्लारा संभली और सीधे मेरे पास आई। वो मेरे पास बैठ गई। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। मॉर्निंग न्यूज चल रही थी। डेमन, तुम्हें सच में टीवी देखना बहुत पसंद है। क्यों ना मॉम तुम्हारे रूम में भी एक टीवी लगवा दे? तुम वहां भी देख सकोगे। क्लारा बस मुझे हर खुशी देना चाहती थी। मेरी आंखें तुरंत चमक उठी। मैं बस सिर हिलाने वाला था कि स्टेयर्स से उतरती सेरेना पहले बोल पड़ी, मॉम, ये अच्छा आइडिया नहीं है। अगर डेमन के रूम में टीवी लग गया, तो वो पूरी रात जाग कर देखेगा। वो अभी ग्रोइंग एज में है। ये सुनकर क्लारा को बात समझ आ गई। तुम सही कह रही हो। डेमन जिस तरह इसमें खो जाता है, रूम में टीवी हुआ तो पूरी रात देखेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तुरंत अपनी बात बदलती है। डेमन, मॉम ने ठीक से सोचा नहीं। ये अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। तुम यहीं लिविंग रूम में देखो। मॉम तुम्हारे साथ बैठेगी। हम साथ में बात भी करेंगे। पूरी रात टीवी देखने का मेरा सपना टूट गया। मैंने सेरेना को दुखी नजर से देखा। ये मुझे पसंद नहीं करती। मुझे टीवी तक नहीं लेने दे रही। इससे तो अलोरा बेहतर लग रही थी। क्लारा ने देखा कि मैं उदास हो गया हूं। उसे यह प्यारा भी लगा और दुखद भी। आजकल हर बच्चा फोन से चिपका रहता है। टीवी किसी के लिए नई चीज नहीं, लेकिन उसका बेटा टीवी देखकर हैरान है। कौन यकीन करेगा? वो नरमी से मुझे समझाती है, रूम में टीवी रखना ठीक नहीं। तुम्हारी नींद खराब होगी। और तुम्हें हर टाइम रूम में बंद भी नहीं रहना चाहिए। बेडरूम सोने के लिए होता है। टीवी देखना है तो यहीं देखो। इस घर में कोई तुमसे रिमोट के लिए लड़ाई नहीं करेगा। मैंने सोचा, असल चीज टीवी देखना है। मैंने सिर हिला दिया, फिर साफ कहा, लेकिन कोई भी मुझसे रिमोट के लिए लड़ाई नहीं करेगा। क्लारा हंस पड़ी। उसकी आंखें प्यार से भरी थीं। हाँ, हाँ, टीवी पूरा तुम्हारा है। जो भी तुम्हारा चैनल बदलने की कोशिश करेगा, मैं खुद उससे निपटूंगी। उसने स्टेयर से उतरती बेटियों की तरफ पॉइंटेड नजर डाली। सेरेना के होंठ हल्के से हिले। उसने कितने समय से टीवी नहीं देखा था। वो रिमोट के लिए क्यों लड़ेगी? अगर कोई लड़ेगी, तो एला होगी। एला ऐसे उछली जैसे किसी ने उसके पैर पर पांव रख दिया हो। आप मेरी तरफ क्यों देख रही हैं? आपको लगता है मैं सच में इसके साथ टीवी के लिए लड़ूंगी? मैं इतनी बचकानी नहीं हूं। उसका ये रिएक्शन ही सब खराब कर गया। लिविंग रूम में सबकी नजरें उस पर चली गईं। मैंने आराम से फाइनल ब्लो दिया। लड़ना भी चाहो, तो पहले जीतने लायक तो होना पड़ेगा। क्लारा तुरंत एला की तरफ मुड़ी। तुम डेमन से रिमोट के लिए नहीं लड़ोगी। सुना, अगर मुझे पता चला कि तुमने उसे परेशान किया, तो मैं तुम्हारे पिता से तुम्हारी अलाउंस का हर पैसा कटवा दूंगी। एक एक पैसा। एला गुस्से में फूली हुई मेंढक जैसी लग रही थी। उसके गाल फूल गए। चेहरा शिकायत से भरा था। वो मुझे बार बार गुस्से से देख रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो इतनी चिढ़ गई कि उसका खाने का मन ही नहीं रहा। विक्टर ने अचानक एक जरूरी बात उठाई। उसकी एज का बच्चा अब हाई स्कूल के फाइनल ईयर में होता। लियम अगले जून कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देगा। डेमन को भी वही करना चाहिए। लेकिन डेमन ने पूरी जिंदगी मंदिर में गुजारी। फॉर्मल स्कूल कभी नहीं गया। और एज तो वही है। तो वो कहां से शुरू करे? क्या वो सीधे फाइनल ईयर में जा सकता है और बाकी बच्चों के साथ चल पाएगा? एडमिशन करवाना आसान था। प्रॉब्लम क्लास लेवल की थी। विक्टर जितना सोचता, उतना परेशान होता। उसने बात सीधे मुझसे की। मैं स्कूल जाना चाहता था, क्योंकि इस वर्ल्ड को समझने का यह अच्छा तरीका था। इसलिए मैंने बिना हिचकिचाए मान लिया। लियम की आंखों में हलचल आई। उसने सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, डैड, डेमन को मेरी क्लास में क्यों नहीं डाल देते? मैं उसका ध्यान रख सकूंगा। स्टडीज में हेल्प भी करूंगा। मैंने उसे देखा तक नहीं। विक्टर को आइडिया अच्छा लगा, लेकिन उसे चिंता थी। अगर मैं स्टडीज में पीछे रह गया और लियम के मार्क्स पहले जैसे स्ट्रांग रहे, तो लोग कंपेयर करेंगे। स्विच चाइल्ड वाली बात उनके सोशल सर्कल में सीक्रेट नहीं थी। उन्होंने कभी छुपाने की कोशिश भी नहीं की। लोग मुझे और लियम को कंपेयर करेंगे। विक्टर को डर था कि इससे मेरे प्राइड को चोट लगेगी। सेरेना ने कैमली कहा, डैड, आप इतनी चिंता मत कीजिए। अगर डेमन पढ़ाई में पीछे है, तो हम प्राइवेट ट्यूटर रख लेंगे। वन ऑन वन पढ़ाई हो जाएगी। और जब हमारे पास टाइम होगा, हम खुद भी पढ़ा देंगे।
ये सेमेस्टर वैसे भी ऑलमोस्ट खत्म है। डेमन नेक्स्ट सेमेस्टर से स्कूल स्टार्ट करे, तब तक उसे प्रॉपर्ली कैचअप करा देंगे। मुझे लगता है वो ठीक रहेगा। क्लारा की आंखें चमक उठी। उसने खुशी से हाथ बजाए। बिल्कुल, मैंने ये क्यों नहीं सोचा। प्राइवेट ट्यूटर, एला को छोड़कर स्टडीइंग कभी उसकी स्ट्रांग साइड नहीं रही। तुम तीनों के ग्रेड्स एक्सीलेंट हैं। डेमन को फाइनल ईयर का सिलेबस पढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने वहीं फैसला कर लिया। डेमन, पहले 2-3 दिन सेटल हो जाओ, फिर तुम तीनों बारी बारी से उसे पढ़ाओगी। एक एक सब्जेक्ट ले लेना, जितनी जल्दी हो सके उसे लेवल पर लाना है। सेरेना ने सिर हिलाया। ठीक है। बड़ी बहन के मानते ही लिली और ग्रेस ने भी सिर हिला दिया। एला को समझ नहीं आया कि राहत महसूस करे या इंसल्ट, क्योंकि सबने उसे साफ साफ डम वाली कैटेगरी में डाल दिया था। मैं माना करने वाला था, लेकिन क्लारा का खुश चेहरा देखकर मैंने रिफ्यूजल निगल लिया। लियम ने अपना लोअर लिप काटा और आंखें नीचे कर लीं। वो अंदर की चोट छुपा रहा था। स्विच चाइल्ड वाली बात उनके सोशल सर्कल में बहुत पहले से सीक्रेट नहीं थी। विक्टर और क्लारा इसे छुपाना भी नहीं चाहते थे। असल में उन्होंने पहले ही प्लान बना लिया था। जब मैं थोड़ा सेटल हो जाऊंगा तो वो एक बड़ा बैंक्वेट करेंगे। अपने सर्कल के सभी बड़े लोगों को इनवाइट करेंगे और खुलकर मेरी आइडेंटिटी वापस एस्टैब्लिश करेंगे, ताकि जब मैं बाहर की दुनिया में जाऊं तो कोई मेरा मजाक ना बनाए, ना मुझ पर शक करे। मुझे ऐसे इवेंट्स ज्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन मैं समझता था कि ये जरूरी है, वरना लोग बातें बनाएंगे, कहेंगे असली वारिस का स्वागत नहीं हुआ, या फिर ये कि नकली वारिस ने उसे दबा दिया। जैसे ही मैं थोड़ा एडजस्ट हुआ, क्लारा मुझे शॉपिंग मॉल ले जाने के लिए बेचैन हो गई। फुल शॉपिंग स्प्री। सेरेना और विक्टर के पास काम था, इसलिए वे नहीं आए। बाकी सबको साथ ले लिया गया। लियम घर पर अकेला रह गया। एला फ्रंट सीट पर गुस्से में बैठी थी। रियर व्यू मिरर से हर थोड़ी देर में मुझे घूरती थी। मैंने आंख तक नहीं उठाई। मैं आंख बंद करके भी समझ सकता था कि उसे क्या जलन है। लियम ने खुद न आने का फैसला किया। क्या मैं जाकर उससे विनती करता? मॉल पार्किंग में पहुंचकर एला ने कार पार्क करने की जिम्मेदारी ले ली। लिली और ग्रेस, क्लारा और मेरे साथ अंदर चली। हम मॉल एंट्रेंस से अंदर गए और शॉपिंग शुरू हुई। क्लारा ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले रखा था। हम मुश्किल से थोड़ा आगे गए थे कि मैं अचानक रुक गया। मैंने सिर झुकाकर ध्यान से सुना। मॉम, आपने सुना? मुझे अभी कोई भारी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ बहुत ऊपर से गिरकर जमीन पर जोर से लगा हो। और वो कोई आम चीज नहीं थी। आवाज अलग थी। क्लारा ने भी सुनने की कोशिश की। मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। ये बड़ा मॉल है, हर तरफ नॉइज है। तुमने जो सुना शायद भीड़ की आवाज होगी। वो बोल ही रही थी कि लिली ने आगे कुछ गड़बड़ देखी। दूर से हल्की चीखें सुनाई दे रही थीं। मॉम, आगे कुछ हुआ है। मेरी आंखें तेज हो गईं। मैंने पीछे मुड़कर क्लारा की कलाई पकड़ ली। मॉम, चलकर देखते हैं। किसी के कुछ कहने से पहले मैं उसे भीड़ की तरफ खींच चुका था। बहनें पीछे खड़ी एक दूसरे को देखने लगीं। एला पार्किंग करके उसी वक्त पहुंची और बड़बड़ाई, ये इतना नोसी क्यों है? लिली ने उसे सीधा देखा। ये बात मॉम के सामने बोलना, फिर देखना क्या होता है। एला ने आंखें घुमाईं और चुप हो गईं। चलो, हमें पीछे जाना चाहिए। अगर कुछ सीरियस हुआ तो मॉम और डेमन डेंजर में पड़ सकते हैं। ये कहकर वे जल्दी जल्दी पीछे आईं। क्लारा आधी दौड़ती हुई मेरे साथ भीड़ तक पहुंची। मैं कोहनी मारकर आगे जा रहा था। क्लारा मुझे देखकर हल्का मुस्कुराई। किसने सोचा था कि डेमन इतना अलग थलग दिखता है, लेकिन गॉसिप देखने में इतना इंटरेस्टेड होगा। अगर कुछ है तो ये उसे और प्यारा बनाता है। लेकिन जब क्लारा ने सामने की असली हालत देखी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने एक तेज आवाज निकाली और इंस्टिंक्टिवली मेरे आगे खड़ी हो गई। फिर उसे लगा ये काफी नहीं। वो मुड़ी और अपने हाथों से मेरी आंखें ढक दी। मेरे सामने का डरावना सीन ब्लॉक कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी सीरियस चीज के बीच आ जाएगी। मैं तो बस देखना चाहता था कि हुआ क्या है। वो मेरी आंखें क्यों ढक रही है? मैं अंडरवर्ल्ड से हूं। मैं एक नज़र में बता सकता हूं कि किसी की मौत कैसे हुई। अगर डेथ गलत हुई हो तो आत्मा ग्रिम हेवन जाती है। मतलब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और ग्रिम हेवन पहले ही ऑलमोस्ट फुल है। मैंने नरमी से उसके हाथ हटाए और बिल्कुल काम आवाज में कहा, मॉम, मैं बच्चा नहीं हूं। मैं डर नहीं रहा। क्लारा ने मुझे परेशान होकर देखा। क्या मतलब बच्चा नहीं हो? तुम्हारा बर्थडे भी अभी नहीं आया। क्या हालत है? अंडरवर्ल्ड की सेंचुरीज ओल्ड आत्मा, और अब मुझे बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा है। लिली भी वहां पहुंच गई और मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने हार मानते हुए अपने माथे पर हाथ रख लिया। मॉल सिक्योरिटी तुरंत आ गई। पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल किया गया। भीड़ को पीछे हटाया गया। क्लारा मुझे मेरी क्यूरियोसिटी पूरी करने नहीं देगी। उसने हमें पकड़ा और वहां से दूर ले गई। जो हुआ था उससे वो हिल गई थी। उसने डिसाइड किया कि आज के लिए शॉपिंग काफी है। वो बस घर जाना चाहती थी। किसी और दिन वापस आ जाएंगे। इतनी ग्लूमी घटना ने पूरे आउटिंग का मूड खराब कर दिया था। मैंने उसे रोका। मॉम, आप सब कार की तरफ जाइए। मैं कॉरिडोर में जाकर थोड़ी हवा लेता हूँ। क्लारा मेरे साथ आना चाहती थी। मैंने साफ और फर्म तरीके से माना कर दिया। मैं 3 साल का बच्चा नहीं हूँ। थोड़ी हवा लेने के लिए मुझे किसी गार्ड की जरूरत नहीं।
मैं साइंस फॉलो करते हुए कॉरिडोर की तरफ गया और रेलिंग के पास खड़ा हो गया। एक यंग मैन मेरी तरफ चलकर आ रहा था। मुझे वहां खड़ा देखकर वो चौंक गया। उसने सिर नीचे किया और जल्दी से मेरे पास से निकल गया। मेरी नजर उसके जाते हुए फिगर पर टिक गई। मैंने बहुत हल्की सांस खींची। बस वही था, मौत की हल्की स्मेल। मैं जानबूझकर कॉरिडोर में खड़ा रहा। कुछ देर बाद वही आदमी उसी रास्ते से वापस आया। मुझे अब भी वहां खड़ा देखकर वो रुक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं अभी भी वहीं रहूंगा। मैंने जल्दी नहीं की। जब वो थोड़ा पास आया, मैंने फिर ध्यान से सांस ली। स्मेल बहुत हल्की थी, लेकिन मैं यकीन से कह सकता था कि मौत की स्मेल उस पर थी। मैंने उसे लंबे समय तक नापती हुई नजर से देखा। वो चिढ़कर बोला, क्या घूर रहे हो? कभी हैंडसम आदमी नहीं देखा? उसने मेरी स्टायर तुरंत पकड़ ली। उसका रिएक्शन ऐसा था जैसे मैंने किसी छुपे हुए डर को छू लिया हो। फिर वो जल्दी से आगे चला गया। उसके चलने के ढंग से गिल्ट और पैनिक साफ दिख रहा था। जब कोई मौत के करीब होता है तो उसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन उस आदमी की स्मेल अलग थी। इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज थीं। या तो मौत की स्मेल किसी और से उस पर लगी थी, या उसने अपने हाथों से किसी को मारा था। पहली पॉसिबिलिटी में बहुत उलझन थी, दूसरी ज्यादा सीधी थी। मेरा ध्यान फिर उस यंग वुमन पर गया जो अभी ऊपर से गिरी थी। मैं यहां काफी देर रुक चुका था। मैंने बेफिक्री से अपने हाथ झाड़े और वापस जाने लगा। क्लारा कार में एंशियस बैठी थी। वो अभी भी उस सीन से घबराई हुई थी। उसके दिल में डर बैठा हुआ था। उसे डर था कि उसका अभी अभी मिला बेटा कहीं किसी डेंजर में ना पड़ जाए। जब हम सेफ घर पहुंच गए, तभी उसके सीने का बोझ हल्का हुआ। उसने मॉल वाली घटना को दिमाग के पीछे धकेला और खरीदी हुई चीजें सॉर्ट करने लगी। मैं दूसरी तरफ दरवाजे से अंदर आते ही सोफा पर गिरा, टीवी ऑन किया और वहीं से देखने लगा जहां छोड़ा था। अब तो मैं पूरा टीवी एडिक्ट बन चुका था। लिली और ग्रेस अपने रूम्स में स्टडी करने चली गईं। दोनों टॉप स्टूडेंट्स थीं। अगले साल 4th ईयर में जाने वाली थीं और उनकी पढ़ाई का लोड बहुत ज्यादा था। एला अकेली थी जिसके पास करने को कुछ नहीं था। वो बिना ग्रेस के सोफा पर आकर बैठ गई। उसने ऊपर की तरफ देखा जहां क्लारा बिजी थी। वो अपना मुंह बंद नहीं रख पाई। अरे गांव वाले, टीवी में ऐसा क्या खास है? दुनिया नहीं देखी कभी? मेरी आंखें स्क्रीन पर लगी रहीं। मैंने उसे सुना और सिर हिला दिया। मैंने बिना शर्म के कहा, हाँ, गहरे जंगल के पहाड़ी मंदिर में बड़ा हुआ हूं। ऑब्वियसली दुनिया नहीं देखी। मैं ग्रिम हेवन का यंग लॉर्ड हूं। जब से अलोरा ने शहर के सारे काम मेरे सिर डाल दिए, मैं इतना बिजी रहा कि मॉर्टल वर्ल्ड की छोटी छोटी चीजों पर नजर रखने का टाइम ही नहीं मिला। बड़ी बातें जानता हूं, बस उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अब जब मैं डेमन बनकर रह रहा हूं, तो मुझे इस दुनिया को जल्दी समझना होगा। और टीवी देखने से तेज तरीका कोई नहीं। दुनिया की सारी बातें सोफा तक आ जाती हैं। आसान भी, काम का भी। एला मेरे जवाब पर लगभग अटक गई। तुम ये जानबूझकर कर रहे हो, है ना? जानबूझकर अपना पास्ट सामने ला रहे हो ताकि हम गिल्ट फील करें, ताकि हमें लगे कि हम तुम्हारे एहसानमंद हैं और इस घर में तुम्हारी पोजीशन कोई छू नहीं सकता। वो बोलती ही चली गई। मैंने उसे ऐसी नजर से देखा जैसे कोई बहुत ही मोटे दिमाग वाला इंसान हो। उसी वक्त मेरी नजर कॉर्नर से ऊपर से आती किसी पर पड़ी। बिना एक पल सोचे मैंने पूरी आवाज में पुकारा, मॉम, एला फिर मेरे साथ बुरा बिहेव कर रही है। उसने मुझे गांव वाला कहा और कहा कि मैं जानबूझकर आपको गिल्ट फील करवाता हूं ताकि आप सोचें कि आप मुझ पर एहसानमंद हैं। वो क्लियरली मुझे सहन नहीं कर सकती। क्या वो मुझे मेरे ही घर से निकालना चाहती है? एला की आंखें फैल गईं। वो गुस्से से लगभग घुट गई। वो कुछ कर पाती, उससे पहले क्लारा ने उसका कान पकड़ लिया। शांत हो जाइए, मॉम, शांत हो जाइए। इसकी बात मत सुनिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। एला दर्द से चेहरा बनाती रही, लेकिन अपनी सफाई देती रही। मैंने उसकी तरफ उंगली उठाई, चेहरे पर सही मात्रा में दुख लाते हुए कहा, उसने खुद कहा। उसने मुझे गांव वाला कहा, जिसने टीवी तक नहीं देखा। मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था कि मैं जंगल के पहाड़ी मंदिर में बड़ा हुआ हूं। तो ऑब्वियसली मैंने एला अपना मुंह खोलकर विरोध करना चाहती थी। लेकिन ये वर्ड्स सच में उसी ने कहे थे, बस उसका मतलब थोड़ा अलग था। क्लारा ने सख्त आवाज में कहा, मुझे लगता है आज तुम सच में पनिशमेंट मांग रही हो। इधर आओ। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या कमाया है। और अपने भाई को टीवी देखते हुए डिस्टर्ब करना बंद करो। क्लारा ने इस बार कोई मर्सी नहीं दिखाई। वो एला का कान खींचते हुए उसे साइड में ले गई। वो सच में उसे सबक सिखाने पर उतारू थी। क्लारा समझ नहीं पा रही थी कि ये लड़की आखिर चाहती क्या है। उसने लियम को इतना प्यार दिया, उसे ऐसी चीज की तरह रखा जिसे खोया नहीं जा सकता। तो डेमन आते ही इसे उससे इतनी प्रॉब्लम क्यों है? डेमन उसका असली भाई है, उसका अपना खून। ये अपनी प्रायोरिटी सीधी नहीं कर पा रही। क्लियरली इसे डिसिप्लिन की जरूरत है। मैंने एला को रोते हुए ठंडी आंखों से देखा। मुझे उस पर जरा भी तरस नहीं आया। मैंने उसे अपनी सबसे जीत वाली नजर दी। ये उसे लगभग फाड़ देने वाली थी। मैंने पूरी तरह समझ लिया था। चारों स्टर्लिंग बेटियों में एला सबसे कम तेज थी। सीधे शब्दों में, बहुत मोटे दिमाग की। मेरा ध्यान वापस टीवी पर गया। मैंने न्यूज चैनल पर नजर जमा ली, जैसे किसी खास चीज का इंतजार कर रहा हूं। और सच में लोकल न्यूज में वही खबर आई। आज सुबह करीब 11 बजे सिटी सेंटर के 4 सीजन्स मॉल में गिरने की घटना हुई। एक यंग वुमन बहुत गंभीर रूप से घायल हुई। इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बावजूद उसे बाद में मृत घोषित कर दिया गया।
गिरने की असली वजह की अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो वो सच में मर गई। मैंने आंखें हल्की सी सिकोड़ लीं। मेरा माइंड फिर कॉरिडोर वाले आदमी पर गया। वो क्लियरली घबराया हुआ और गिल्टी था। उस पर मौत की स्मेल भी थी। क्या वो आदमी उससे जुड़ा था? क्या उसका गिरना एक्सीडेंट था, सुइसाइड था, या उससे भी कुछ ज्यादा भयानक? मेरा मन हुआ कि अभी सीन पर जाऊं और पता लगाऊं कि ये नेचुरल डेथ थी या रॉन्गफुल डेथ। लेकिन मैं अभी अभी स्टर्लिंग घर में लौटा था। मुझे इस सिटी के बारे में कुछ पता नहीं, और अकेले बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल था। ये सोचकर मैंने फिलहाल ये बात साइड में रख दी। न्यूज सेगमेंट खत्म होने के बाद मैं क्लारा के पास गया। मैंने ऐसा कहा जैसे कोई अच्छी बात बोल रहा हूं। मॉम, आप उसे छोड़ सकती हैं। ऑनेस्टली, उसने जो कहा वो पूरी तरह गलत भी नहीं था। मैं बात पूरी भी नहीं कर पाया कि एला अपने सारे दबे हुए गुस्से के साथ फट पड़ी। तुम नाइस बनने का नाटक मत करो। बस यही काफी था। क्लारा, जो लगभग शांत हो चुकी थी, फिर से गुस्से में आ गई। डेमन, एला पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। इसकी स्किन इतनी मोटी है कि इसे कुछ फील ही नहीं होता। मैं इसे पीट पीट कर थक जाऊं, फिर भी शायद असर ना हो। किचन में तुम्हारे लिए कुछ पक रहा है, जाकर देखो रेडी हुआ या नहीं। क्लारा मुझे जानबूझकर वहां से भेज रही थी। मैंने एला को बहुत ही सिंपथी वाली नजर से देखा, फिर खुश होकर किचन की तरफ चला गया। एला को पूरा यकीन था कि मैं उसे चिढ़ा रहा हूं। वो मेरी पीठ को घूरती रही, जैसे आंखों से छुरा मार देगी। लेकिन क्लारा ने उसे स्पॉट पर पकड़ लिया। एला, अगले कुछ दिनों तक मैं कॉरिडोर वाले आदमी को कैसे ढूंढूं, ये सोचता रहा। फिर मौका खुद मेरे पास चलकर आ गया। स्टर्लिंग फैमिली मेरा होमकमिंग बैंक्वेट रख रही थी। शहर के लगभग हर बड़े और इंपॉर्टेंट आदमी को इनविटेशन मिला था। बैंक्वेट की रात स्टर्लिंग विला रंग, आवाज, परफ्यूम और रेशमी कपड़ों से भरा हुआ था। ग्लासेस टकरा रहे थे, लोग ड्रिंक्स उठा रहे थे। एलिगेंटली ड्रेस्ड औरतें और शार्प सूट्स पहने आदमी हर तरफ बातें कर रहे थे। मैं पूरा टाइम ऊपर अपने रूम में था। क्लारा नीचे बिजी थी। उसका प्लान था कि सही वक्त पर ऊपर आएगी, मुझे नीचे ले जाएगी और सबके सामने प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करेगी। मैंने टेलर्ड फॉर्मल सूट पहना। जब टाइम सही लगा, मैं रूम से बाहर निकला। लियम के रूम के पास से गुजरते हुए मैं थोड़ा धीमा हुआ। मैंने कान दूर की तरफ किया। मैं जानबूझकर सुन नहीं रहा था। बस अंदर वाले लोग नीचे के शोर से हिम्मत पाकर थोड़ा ज्यादा ऊंची आवाज में बोल रहे थे, और मैं कोई आम इंसान नहीं हूं। एक पल सुनकर ही मैंने पहचान लिया कि लियम से बात करने वाली औरत मेरी नॉमिनल ऑन्ट हेलेना है। होमकमिंग बैंक्वेट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए कैपिटल से स्टर्लिंग फैमिली पूरी आई थी। इसमें मेरे अंकल का परिवार भी था, वही लोग जिन्होंने स्टर्लिंग कंपनी, एसेस्ट्रल एस्टेट और फैमिली एसेट्स का बड़ा हिस्सा इनहेरिट किया था। साथ ही मेरी ग्रैंडमदर मिसेस स्टर्लिंग भी आई थीं। हालांकि उनकी सिंसेरिटी पर भरोसा करना मुश्किल था। बैंक्वेट आज रात था, और वो लोग आराम से बस लास्ट नाइट पहुंचे थे। मिसेस स्टर्लिंग हमारे विला में ठहरी थीं, बाकी लोग सिटी के होटल में रुके थे। मैंने अपनी चिन हाथ पर टिकाई और मन ही मन नोट किया कि लियम मेरे अंकल की साइड वाली फैमिली से काफी क्लोज लगता है, इसलिए ऑन्ट हेलेना ने कल मुझे हार्डली देखा था। बस कुछ खाली फॉर्मल बातें और कुछ नहीं। मैं अभी सोच ही रहा था कि कमरे के अंदर फुटस्टेप सुनाई दी। मैं जल्दी से अपने रूम में वापस चला गया। जब वे दोनों बाहर निकले और नीचे चले गए, तब मैंने फिर दूर खोला और बाहर आया। ठीक उसी समय क्लारा मुझे लेने ऊपर आ रही थी। मुझे रेडी देखकर उसका चेहरा खिल गया, आंखों में वार्मथ और खुशी भर गई। डेमन, आज रात तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, मैं सच में हैंडसम लग रहा था। क्लारा ने इसे मेरे मंदिर वाले सालों से जोड़ा। दुनिया के शोर और उलझनों से दूर रहने की वजह से मेरे अंदर एक साफ, शांत क्वालिटी आ गई थी। वो जितना देखती, उतना प्यार करती। उसने मन ही मन कसम खाई कि वो मुझे अपनी पूरी ताकत से प्रोटेक्ट करेगी, मुझे ऐसा ही रखेगी, बाकी जिंदगी केयरफ्री। टाइम हो गया है, चलो, मॉम तुम्हें नीचे ले चलती है। हम कुछ कदम चले। मैंने ऐसे पूछा जैसे अभी ख्याल आया हो। क्या हमें लियम को साथ नहीं लाना चाहिए? क्लारा ने कहा, जरूरत नहीं, आज रात तुम्हारी है। वैसे भी वो अभी तुम्हारी ऑन्ट के साथ है। उसे साथ लाने से वो और ओवरथिंक करेगा। वो लेटली बहुत सेंसिटिव हो गया है। सच कहूं तो हमें समझ नहीं आ रहा उसे कैसे हैंडल करें। एंट हेलेना उसे बहुत पसंद करती लगती थी। पिछले 2 हफ्तों में मैंने जो समझा था, विक्टर और उसके बड़े भाई के रिश्ते ठंडे थे। वरना फैमिली के बैठने के बाद विक्टर सब छोड़कर यहां अपना सब कुछ खुद बिल्ड नहीं करता। वे हर साल कैपिटल जाते थे, लेकिन वो सिर्फ मिसेस स्टर्लिंग की इज्जत में होता था। तो ऑन्ट हेलेना को लियम से इतनी मोहब्बत क्यों थी? क्लारा को यह बिल्कुल अजीब नहीं लगा। उसने पेशेंस से समझाया, तुम्हारे फादर की फैमिली ऐसी ही है। उनका एक बड़ा भाई है और एक बड़ी बहन है। तुम्हारे अंकल और हेलेना का कोई बेटा नहीं हुआ। तुम्हारी ऑन्ट का एक बेटा है, लेकिन वो स्टर्लिंग नाम नहीं रखता। मैं ही अकेली थी जिसने फैमिली को बेटा दिया। इसलिए बोलते बोलते गिल्ट उसके चेहरे पर उतर आया। वो सारा प्यार उसके डेमन का होना चाहिए था। वो स्टर्लिंग फैमिली का प्यारा यंग एयर होना चाहिए था। लेकिन किस्मत ने सबके साथ बहुत क्रूअल मजाक किया। ये सोचकर क्लारा के दिल में फिर दुख की लहर आई। मैंने हल्की आईब्रो उठाई। तो वजह ये, मैं 2 हफ्ते से ज्यादा समय से स्टर्लिंग फैमिली के साथ था। आज मेरी पहली असली पब्लिक अपीयरेंस थी। क्लारा और विक्टर मेरे दोनों साइड्स पर चल रहे थे।
मैं धीरे धीरे स्टेयर से नीचे उतरा और जैसे ही मैं दिखाई दिया, रूम के हर चेहरे ने मेरी तरफ देखा। मेरी प्रेजेंस ने हर गेस्ट का पूरा अटेंशन खींच लिया। मेरे अंदर झिझक का एक निशान भी नहीं था। जिस तरह मैं चलता था, जिस तरह खुद को संभालता था, वो किसी ऐसे आदमी जैसा था जो जन्म से ही वेल्थ और रिफाइनमेंट में पला हो। हर स्टेप, हर जेस्चर एक प्रिविलेज्ड यंग एयर जैसा। लियम ने मुझे सबके अटेंशन के सेंटर में खड़ा देखा। उसके सीने में तेज कसाव हुआ। उसकी आंखें मुझ पर टिक गईं। लॉस और जेलसी उसके चेहरे पर साफ लिखी थी। हेलेना ने उसमें यह बदलाव देखा और जल्दी से उसे समझाया। लियम, चिंता मत करो। जो वो अभी दिखा रहा है, सब एक्ट है। परफॉर्मेंस कोई भी कर सकता है। तुम वो हो जिसे इस फैमिली ने रेज किया है। ये कभी मत भूलना। तुम इस घर में 10 साल से ज्यादा रहे हो। तो क्या हुआ अगर वो बायोलॉजिकल सन है? रिश्ते बनने में टाइम लगता है। लियम ने मुश्किल से हल्की मुस्कान निकाली। ऑन्ट हेलेना, मैं ठीक हूं। मैं सच में उनके लिए हैप्पी हूं। मॉम और डैड को उनका बेटा वापस मिला। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे इस फैमिली से सालों बहुत कुछ मिला है। अगर देखा जाए तो मैं ही डेमन का एहसानमंद हूं। हेलेना ने उसे तेज नजर से देखा और धीमी आवाज में कहा, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? तुम भी बेबी थे, है ना? गलती माँ बाप की थी कि उन्होंने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। इसी से बच्चे बदल गए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अब अपना दिमाग शांत करो। खुद को नीचे गिराना बंद करो। मैं विक्टर और क्लारा को अच्छी तरह जानती हूं। उन्होंने इतने साल तुम्हें सच में प्यार से पाला है। उनका बायोलॉजिकल सन वापस आ गया तो इसका मतलब यह नहीं कि वो तुमसे प्यार करना बंद कर देंगे। अपनी सोच ठीक करो। कोई तुम्हें दोष दे भी नहीं रहा और तुम खुद को पहले से दोषी बना रहे हो। बॉटम लाइन याद रखो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम किसी के कर्जदार नहीं हो, समझे? लियम ने होंठ काटे और हल्का सा सिर हिलाया। उसने और कुछ नहीं कहा। विक्टर और क्लारा उसकी केयर करना बंद नहीं करेंगे, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ना घर में, ना पूरी स्टर्लिंग फैमिली में। सिटी और कैपिटल दोनों जगह वो ही एकमात्र गोल्डन ग्रैंडसन था। हर कोई उसे कीमती चीज की तरह रखता था। उसकी हर इच्छा पूरी होती थी। सबकी नजरें उसी पर थीं। और अब गिरावट बहुत बड़ी थी। डेमन के वापस आने के बाद वो उनकी आंखों में जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनकी दुनिया पूरी तरह डेमन के इर्द गिर्द घूम रही थी। बहनें तक बदल गई थीं। सिर्फ एला अभी भी उसके साथ खड़ी थी। ये सोचकर ही लियम के अंदर गहरी जलन भर गई। जो सब उसका था, अचानक उसका आधे से ज्यादा हिस्सा उसे देना पड़ रहा था। कोई इसे कैसे एक्सेप्ट करे? जब लियम अपने थॉट्स में खोया था, विक्टर और क्लारा मेरा फॉर्मल इंट्रोडक्शन कर चुके थे। उन्होंने मुझे गेस्ट्स के सामने बड़े गर्व से पेश किया। उनके हर वर्ड में प्राइड और प्यार साफ था। चारों स्टर्लिंग बेटियां भी मेरे साइड में खड़ी थीं। रूम में देखने वाले हर इंसान को पिक्चर साफ दिख रही थी। लियम, स्टर्लिंग फैमिली भी कमाल है ना? पूरी फैमिली वहां प्यार से साथ खड़ी है और तुम अकेले साइड में छूट गए। हेलेना लोगों से मिलने चली गई थी। लियम के कुछ क्लोज, वेल कनेक्टेड दोस्त उसके पास आ गए। वो उसके लिए नाराज थे। लियम ने कहा, बकवास मत करो। आज रात डेमन की है। ये बैंक्वेट खास उसी के लिए रखा गया है। वो इसका असली सेंटर है। मेरा वहां खड़े होने से क्या मतलब? ऐसा नहीं था कि विक्टर और क्लारा ने उसे जानबूझकर बाहर रखा था। बैंक्वेट से पहले क्लारा ने कहा भी था कि लियम भी उनके साथ खड़ा हो, लेकिन लियम ने माना कर दिया था और बहुत फर्मली माना किया था। उसने कहा था कि डेमन रियल एयर है और ये बैंक्वेट उसी के लिए है, इसलिए उसका वहां खड़े होना सही नहीं। बात बिल्कुल रीजनेबल थी। क्लारा ने सोचा कि शायद ये लियम के लिए भी बेहतर होगा। वहां खड़े होने से लोग कंपेयर करेंगे और उसकी पोजीशन और अनकंफर्टेबल हो जाएगी, इसलिए बात छोड़ दी गई। लेकिन चाहे माना उसने खुद किया था, फिर भी उसे हर्ट महसूस हो रहा था। उसने सही वर्ड्स कहे थे, लेकिन उसकी आवाज में लॉस छुप नहीं पाया। इसी वजह से उसके दोस्त और ज्यादा भड़क गए। लियम, ठीक है, डेमन रियल एयर है, लेकिन तुम इस फैमिली के साथ 10 साल से ज्यादा रहे हो। ऐसा क्यों हो कि उसके आते ही तुम्हें साइड कर दिया जाए? स्टर्लिंग फैमिली एक और को सपोर्ट कर सकती है, और अगर पहले आने की बात हो तो लेट तो वो आया है। लियम ने कहा, ऐसी चीजों में पहले आने की बात नहीं होती। वो मॉम और डैड का बायोलॉजिकल सन है। उसने इतने साल माउंटेन टेम्पल में सफर किया, जबकि मैं यहाँ कंफर्ट में रहा। उसके मन में शिकायत होना नेचुरल है। मैं समझता हूँ। मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं रखूंगा। लियम ने खुद को बड़ा दिल वाला दिखाया। उसके पास खड़े दोस्त ने कंटेम्प्ट से होंठ मोड़े। जो आदमी पहाड़ी मंदिर में बड़ा हुआ हो, उसने शायद टीवी भी नहीं देखा होगा। यकीन नहीं होता, आज भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। तुम और वो गांव वाला, जिसके पास आधा दिमाग भी हो, वो जानता है कौन ज्यादा डिजर्व करता है। दूसरे ने कहा, एग्जैक्टली। तुम स्टर्लिंग फैमिली के पैसे और इन्फ्लुएंस से बने हो। एक असली यंग मास्टर की तरह रेज्ड हुए हो। उस जैसा आदमी कैसे कंपेयर करेगा? अगर तुम्हारे पेरेंट्स प्रायोरिटीज नहीं समझ पाए तो बाद में पछताएंगे। बस इंतजार करो। वो गांव वाला स्टर्लिंग फैमिली को एम्बैरस करेगा और हाई सोसाइटी में सबका मजाक बनवाएगा। तीसरा बोला, लियम, तुम इतने सॉफ्ट नहीं हो सकते। जितना तुम पीछे हटोगे, उतना लोग तुम्हें आसान टारगेट समझेंगे। जो तुम्हारा है, उसके लिए फाइट करो। लियम ने सिर हिलाया। मुझे पता है, मुझे पता है। मेरे लिए चिंता मत करो। घर में कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा। एला अभी भी मेरे साथ पहले जैसी ही है। उसकी बात ऊपर से रियश्योरिंग लगती थी, लेकिन अंदर से वो आग लगाने के लिए थी।
एला का नाम लेकर उसने सीधे नहीं कहा, लेकिन इशारा कर दिया कि बाकी 3 बहनें अब पहले जैसी नहीं रहीं। रियल ब्रदर वापस आ गया, तो अडॉप्टेड वन साइड में कर दिया गया। लियम जानता था कहाँ रुकना है। वो सच में कोई बड़ा नुकसान नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी मुझे पूरा रूम कमांड करते देखकर उसे डर लगा कि मैं इस सर्कल में बहुत जल्दी फिट हो जाऊंगा और जो स्पॉटलाइट पहले उसकी थी, वो आखिरी कण तक ले लूंगा। इसलिए उसने अपने दोस्तों के मन में पहले ही शक के बीज बो दिए। बात फैलेगी, शायद इससे सब कुछ न रुके, लेकिन कुछ तो होगा। वे अभी बात कर ही रहे थे कि उन्होंने शाम के असली सेंटर को देखा, मैं सीधे उनकी तरफ चलकर आ रहा था।